जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ अपने जीके के भंडारे में। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जीके का भंडारा, रोज लगता है हमारा। तो ये जीके का भंडारा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने जीके के पोर्शन को बेटर करना चाहते हैं, बेटर से भी बेटर करना चाहते हैं और अपने संपूर्ण अंक के साथ अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं फैक्ट की, और फैक्ट ऐसे जो आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होते चलेंगे। तो सभी के लिए ये वीडियो जो है उपयोगी है, यूजफुल है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे और लगातार पहुंचता रहे, है ना। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको हमारा चैनल शेयर करना है और अप टू पहुंचाना है, मतलब और ऊपर पहुंचाना है, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हैं, है ना। तो आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं और हम आपका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, ऐसे ही दोनों की गाड़ी चलती रहेगी, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जीके का भंडारा का पहला क्वेश्चन क्या है? आलू एक उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू कंद का उदाहरण है। किसका? कंद। जैसा कि आपको पता है कि आलू कहाँ उगता है? जमीन के नीचे उगता है। तो ये कौन से एक बात और आ जाती है इसकी कि ये कौन से कुल का पौधा है, यानी कि कौन से परिवार का पौधा है। तो ये कौन से परिवार का पौधा है? पौधा है सोलानेसी। किसका? सोलानेसी परिवार का पौधा है। और हम थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा हर एक चीज। जैसे मैंने आपको बताया कि आलू जो है, आलू के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? तो आलू अम्लीय मिट्टी में उगता है। कैसी मिट्टी में? अगर मिट्टी अम्लीय है तो अच्छा आलू उगेगा, और इसको मतलब स्वच्छ कह सकते हैं एक तरीके से, और जो है काफी उपजाऊ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ। उपजाऊ और सूखी भी होनी चाहिए मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी में क्या उगेगा? हमारा आलू। बात क्लियर हो गई। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मक्का में परागण किसके द्वारा होता है? तो मक्का में परागण किसके द्वारा होता है? तो परागण के थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। परागण किसके द्वारा होता है मक्का में? तो वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा परागण होता है। वायु द्वारा परागण। परागण जो होता है, परागण होते हैं 3 प्रकार से परागण होते हैं। एक तो वायु द्वारा होता है, दूसरा जो होगा वो होगा जल द्वारा, और तीसरा जो होगा वो किसके द्वारा होगा? पशु द्वारा। पशु यानी कि इसमें कोई भी जानवर आ सकता है, मधुमक्खी आ सकती है, जैसे मधुमक्खी। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, परागण आखिर है क्या। ये तो छोटी सी पॉइंट हुआ, और हमने जैसे आपसे वादा किया है कि हम एक एक चीज आपसे क्लियर करवाएंगे, तो मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं। आप ये देख रहे होंगे, ये फूल है गुड़हल का। अब ये गुड़हल का जो फूल है, इसमें हम आपको दिखा सकते हैं ये ग्रीन वाला पॉइंट। आपको दिख रहा है ग्रीन वाला पॉइंट? इस ग्रीन वाले पॉइंट को कहते हैं हम यहाँ पर बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। और ये जो होता है पिंक कलर का, रेड रेड जो है, इसको बोलेंगे हम दल। क्या बोलेंगे? दल। अच्छा, अब ये जो है इसमें दो क्या नाम है वो होते हैं। एक तो पुंकेसर होता है जो नर का काम करता है, और एक होता है अंडप जो किसका काम करती है? मादा का काम करती है। बात क्लियर है? तो अब आपने सभी ने देखा होगा कि गुड़हल के जो फूल होता है, गुड़हल के फूल पे आप देखिए, थोड़ा सा नजदीक में लेके आता हूं। गुड़हल के फूल पे ये थोड़े थोड़े क्या होते हैं? दाने दाने से निकले होते हैं। किससे? डंडी से। हल्की सी पतली सी बारीक सी डंडी से निकले हुए क्या होते हैं? दाने से। बात क्लियर है? तो ये दाने, और सबसे टॉप पर होता है, सबसे टॉप पर 4 या 5 मिलेंगे आपको। देखो दिख रहा होगा आपको 4 या 5 क्या है? जैसे मैं बताऊं, मक्खी होती है ना, मक्खी, मक्खी का डंक। तो मक्खी का जो डंक होता है जो उससे निकाले रहती है, तो ऐसा मिलेगा। देखिए देखो, आपको दिख रहा है क्या? ये ऊपर की साइड। तो हम जो बात करेंगे पुंकेसर की, तो पुंकेसन परागकोश। तो ये जो होते हैं ना, ये साइड से बहुत सारे जो निकले हुए होते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है। या तंतु से जो जुड़े हुए होते हैं, तंतु या परागकोश। अब ये तो काम करते हैं नर का, और ये सबसे ऊपर वाली जो चीज है क्या है? ये 4-5 जो दिख रहे हैं आपको पॉइंट, सबसे ऊपर टॉप पर जो पॉइंट होता है, आपको अगर नहीं पता तो आज आप गुड़हल का फूल ले लेना, और गुड़हल के फूल को देखना, बिल्कुल टॉप पर मिलेंगे मखमली के ऐसे कलर के कुछ जो बड़े ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। बात क्लियर है?
बात क्लियर है? मैं थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा दूं आपको। ये है फूल हमारा, ये है फूल। अब इसमें जो है ये क्या है, ये निकले हुए हैं, ये निकले हुए हैं। मैं थोड़ा जल को यहाँ साइड कर देता हूँ। तो ये निकले हुए हैं, क्या है ये जो है ये हमारे क्या है, ये है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। क्या हो गया? पुंकेसर। और ये जो है ये पुंकेसर है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश बोलते हैं। और जब आप टॉप पे चले जाओ ना, टॉप पे 3 या 4 पॉइंट मिलेंगे निकले हुए, और उसमें थोड़ा सा हैवी पॉइंट होगा इसमें यहाँ पे, और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और ये जो आप पतली सी डंडी देख रहे हैं ना, ये वाली डंडी, ये पूरी जो डंडी है, इस डंडी को बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। मैं आपको बता रहा हूं आखिर फल का निर्माण कैसे होता है, यानी पेड़ पे फूल आता है, फूल के बाद फल कैसे बनता है, आखिर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बाह्य दल, ये हो गया दल, और ये डंडी हो गई पूरी वर्तिका। और वर्तिका के सबसे टॉप पे जो है बैठा है, ये कौन है? वर्तिकाग्र। और साइड से जो है क्या है, ये साइड से जो निकले हैं ये है पुंकेसर यानी परागकोश। तो परागकोश, परागकोश ये जो हो जाता है पुंकेसर, पुंकेसर से जब निकल कर, और ये सारे क्या, परागकोश जो है, परागकण, ये परागकण होते हैं, ये जो लग रहे हैं, ये जो परागकण होते हैं, परागकण, ये जो परागकण होते हैं, ये अपना बीजांड का निर्माण करते हैं इसके अंदर। तो ये बीजांड जो है हवा के द्वारा कहाँ आ जाते हैं? वर्तिकाग्र पे। कहाँ आ जाते हैं? वर्तिकाग्र पे, ये ऊपर की साइड। और इसको वर्तिकाग्र यानी कि परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र पे आने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और फिर उसके बाद आप बोलोगे फल का निर्माण कैसे होता है? तो फल का निर्माण जब ये वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएंगे, तो ये जो आपको डंडी दिख रही है, ये इसके जरिए होता हुआ यहाँ पर आ जाता है। जब मैं आपको इसको हटा के दिखा दूं, तो ये क्या है आपको यहाँ मिलेगा, देखो ये जो है, देखो जरा गौर से देखो, ये अगर मैं इसको बाह्य दल को हटा दूं, बाह्य दल को हटाने के बाद ये जो आपको दिखा, क्या मिला आपको? दिख रहा है छोटा सा, अगर आपको दिखा सकता हूं मैं, दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। तो ये वर्तिकाग्र से परागकण होते हुए कहाँ मिल जाते हैं? अंडाशय से। और यहाँ से ही फिर किसका? फल का कार्य, निषेचन की क्रिया चालू हो जाती है, और धीरे धीरे क्या चालू हो जाता है? फल बनना। तो आप समझ चुके होंगे, आई होप आप बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। क्लिस्टर क्लियर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में थंब का ऑप्शन दे सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है। आप क्लियर हो गया तो अगला अपना क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? भाई मम्मी ने देखा होगा, अब तो नहीं है लेकिन गांव देहात में अभी मिल जाएगा। क्या होता है? दूध मथा जाता है। जब दूध मथा जाता है तो क्या हो जाती है? मलाई, यानी कि मक्खन कह सकते हैं, मक्खन चारों तरफ आ जाता है। तो ये किस बल के कारण आता है? ये आता है अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण आता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण किसके कारण आता है फ्रेंड्स? अपकेंद्रीय बल के कारण। और इस अपकेंद्रीय बल को भी कई नामों से जाना जाता है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको आभासी बल भी कहते हैं। कैसा बल कहते हैं? आभासी। काल्पनिक बल भी कहा जाता है इसको काल्पनिक बल भी कहा जाता है। और दूसरा इसको जो है छायावादी भी बल कहा जाता है। क्या? छायावादी बल भी कहा जाता है। तो इसके आप नए आपको 3 नाम और मिल गए हैं अपकेंद्रीय बल। और ये वृत्त के बाहर की तरफ क्या करता है? बल लगाता है। जब तो मक्खन बाहर की तरफ आ मलाई जो है बाहर की तरफ आ जाती है और ये बल लगाता है बाहर की तरफ। बात क्लियर है? अपना ये अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु जहां पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं उसे? द्रव्यमान केंद्र के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है अपनी? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा एक चीज और बोलता है, इसे बोलते हैं, इस परागकण को जो है, अगर ये वाली क्रिया हो रही है या परागकण को जो है पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और मक्का में होने वाली इस क्रिया को एलिनीफ्लीन कहते हैं।
फ्लीन कहते हैं। बात क्लियर हो गया। तो पोलिनेशन, एलिनी फ्लीन, मक्का में जब ये प्रक्रिया हो रही है। अपना अगला क्वेश्चन है कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल किसने विकसित की? तो किसने विकसित की? वर्नर बॉन ब्राउन ने। किसने? वर्नर वॉन ब्राउन ने। किसने? वर्नर वॉन ब्राउन ने। अब ये क्या के थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन रॉकेट वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक? जर्मन रॉकेट वैज्ञानिक हुए ये। बात क्लियर है। और यहीं पर ही मैं आपको से पूछता हूं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या कमेंट कीजिए? आप मुझे बता दीजिए कि रॉकेट विज्ञान का जन्म किसने किया, यानी जनक किसको कहा जाता है? रॉकेट विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं? तो ये इनका नाम यही है। क्या नाम है इनका? वर्नर बॉन ब्राउन। किसको? रॉकेट विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वर्नर बॉन ब्राउन। कहाँ के थे? जर्मनी के। अच्छा, एक चीज हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है काम कैसे करती है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो काम करती है आपकी, ये प्रक्षेप्य गति। कैसी गति? ये प्रक्षेप्य गति के द्वारा कार्य करती है। यानी प्रक्षेप्य गति यहाँ से छूटी और यहाँ से होती हुई और यहाँ पे अपना दुश्मन को, यहाँ पे इसका टारगेट होता है, जाके गिरती है इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। आपने पढ़ा होगा 7th 8th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें होती हैं। तो रॉकेट वैज्ञानिक हुए कौन? वर्नर वॉन ब्राउन। और इनको रॉकेट विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। बात क्लियर है? यहीं पर क्लियर है? नहीं, यहीं पर क्लियर नहीं होती है। ये रॉकेट आखिर बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन यानी कि पहले बनाने की जरूरत कब पड़ी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये सबसे पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले बनी। बात क्लियर है? तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में थंब का तो जरूर दिखा सकते हैं आप अपना निशान। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अपना छठा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? तो इसका बहुत जल्दी से हम आंसर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें 10-15 मिनट में क्या करने हैं, 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे टॉप निपटाने हैं जो पहले आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो कहाँ है ये? पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना क्या है? तो नेपाल और भारत कहाँ सीमा लगती है दोनों देशों की? तो कहाँ लगती है? बिहार में। कहाँ लगती है? बिहार में लगती है। बात क्लियर है? अब बिहार में कौन सी नदी है? तो बिहार में कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अब कोसी नदी की जो परियोजना है वो किसके द्वारा? भारत और नेपाल के द्वारा संयुक्त नदी घाटी क्या थी? परियोजना बनी। बात क्लियर है? तो 1954 में दोनों सरकारों ने, किसने? भारत ने और नेपाल ने। किसने? नेपाल ने क्या करा? नदी घाटी परियोजना की समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात क्लियर है? क्यों करने पड़े? क्योंकि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, या बिहार का क्या कहा जाता है? शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी क्या होती है कि अपने आप ही स्थान यानी कि रास्ता बना लेती है। इसका कोई फिक्स रास्ता नहीं है, ये अपने आप ही कट के कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेती है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। बात क्लियर है? अपना अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान में कहाँ व्यक्त की गई? तो कहाँ व्यक्त की गई? उद्देशिका में। कहाँ? उद्देशिका में। कहाँ पर की गई? उद्देशिका में। उद्देशिका किसके द्वारा लाई गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। अच्छा, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय से मतलब है जहां पर कोई ऊंच नीच का भेद ना रख पाए, छुआछूत का भेद ना हो, किसी को कम तो किसी को ज्यादा क्या ना हो, लाभ ना मिले सरकार के द्वारा, ऐसी ही
अवधारणा को क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय। बेसिक प्रस्तावना में या उद्देशिका में हमारे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्या नाम है उनका? राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय? राजनीतिक न्याय। दूसरा न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। और तीसरा न्याय जो है हमारा आर्थिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कहाँ पर? उद्देशिका में। बात क्लियर है यहीं पर? कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है? तो कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो हम यहाँ बात कर लेते हैं 6 माह। 6 माह तक। वैसे तो अगर कोई मंत्री परिषद में मंत्री है तो उसे विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य ही है, लेकिन अगर वो मंत्री परिषद में सदस्य है लेकिन विधानमंडल का पहले से कोई मंत्री नहीं था, तो उसके लिए क्या है कि 6 महीने के बाद क्या हो जाता है? वो सदस्यता ले सकता है। 6 महीने तक वो इस काम को पूरा कर सकता है अपने विधानमंडल में सदस्यता के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किस एक व्यक्ति को श्रेय जाता है? अगर श्रेय जाने की बात है, अगर आपके पेपर में आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? दयाराम साहनी। कौन सा? दयाराम साहनी को। किसको लगाओगे? दयाराम साहनी को, जिन्होंने 1921 में, कहा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की गई थी? खोज की गई थी। फ्रेंड्स, आई होप, मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो चुके हैं और हमारे जीके का भंडारा लगाना आज सफल रहा। प्रसाद आपको अच्छे से मिला। थोड़ी सी उत्साह में कमी मिल रही होगी मेरे में, क्योंकि मेरी आज तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं। इस जज्बे के साथ हर रोज आपसे मुलाकात हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले जीके के भंडारे में। तो अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए सदा। 24/7 24x7 क्या है, हम तत्पर हैं आपके सारे डाउट मिटाने के लिए। तो संपर्क कभी भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।